हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लाइफ प्रेप। बेटा, इस सेक्शन में हम लोग देखने वाले हैं ग्लाइकोलिसिस का डिटेल्ड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के साथ ईएमपी मॉडल। ठीक है, तो ग्लाइकोलिसिस का बहुत सारा मॉडल है जिसमें से अपने सिलेबस में ईएमपी मॉडल है। ईएमपी मॉडल का नाम उसको देने वाले तीन साइंटिस्ट के सरनेम के इनिशियल्स पे पड़ा है, एम्डन, मियरहॉफ, पार्नास। ठीक है, सो ईएमपी मॉडल में याद रखो क्या होता है। लेट अस गेट टू द पॉइंट एग्जैक्टली। ठीक है, तो शुरुआत होती है अल्फा ग्लूकोज से। ठीक है, यू स्टार्ट विथ अल्डोहेक्सोज। ये अल्डोहेक्सोज है बेटा, ये ग्लूकोज है। और याद रखो ग्लूकोज 6 कार्बन का है, तो उसको हम लोग हेक्सोज बोलते हैं। ठीक है, और ये 10 स्टेप्स में, कितने स्टेप्स में, 10 स्टेप्स में बनाता है दो मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड का। क्या बनाता है? दो मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड का। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने इसके बारे में डिटेल में देखा था कि ग्लाइकोलिसिस में पहले स्टेप को क्या बोलते, दूसरे स्टेप को क्या बोलते, एंड सो ऑन। तो वो सारी बेसिक बातें हम लोग इनिशियल लेक्चर में कर चुके हैं। सो आज अपने पास ये लेवरेज है कि आज हम लोग इसके स्ट्रक्चर वाइज देख सकते हैं क्या होता है। ठीक है, अगर आप नोटिस करो तो ये कार्बोहाइड्रेट नहीं है, ये ऑर्गेनिक एसिड है, एक कीटो एसिड है। पायरुविक एसिड क्या है? एक कीटो एसिड है, और ये 3 कार्बन का है बेटा। और ग्लूकोज क्या है? ये अल्डोहेक्सोज है। मैंने ग्लूकोज का पायरेनोज फॉर्म बनाया है, इसको बोलते हैं अल्फा ग्लूकोपायरेनोज, और ये 6 कार्बन का शुगर है। तो ग्लूकोज का 10 स्टेप में स्टेप वाइज ऑक्सीडेशन होगा। क्या होगा? स्टेप वाइज ऑक्सीडेशन होगा। और आई थिंक इट इज वेरी वेरी क्रूशियल टू रिकॉल एट दिस पॉइंट कि ग्लाइकोलिसिस में फर्स्ट एंड थर्ड स्टेप में एटीपी कंज्यूम होता है, सिक्स्थ स्टेप में एनएडीएच बनता है, और सेवेंथ और 10th स्टेप में एटीपी बनता है। ठीक है, सो ग्लाइकोलिसिस में मैं फिर से बोल रहा हूं कि फर्स्ट एंड थर्ड स्टेप में एटीपी कंज्यूम होता है। ये इंपॉर्टेंट नोट करना इस वाले स्ट्रक्चरल वाले लेक्चर में भी। सिक्स्थ स्टेप में एनएडीएच प्रोड्यूस होता है। ठीक है, इसका मतलब NAD+ रिड्यूस होता है। और सेवेंथ और 10th स्टेप में एटीपी प्रोड्यूस होता है। ठीक है, एटीपी प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो ये डेटा भी हम लोग आज वेरीफाई करेंगे। ठीक है, सो ग्लाइकोलिसिस 10 स्टेप में स्टेप वाइज ऑक्सीडेशन है अल्फा डी ग्लूकोपायरेनोज का, जो एक अल्डोहेक्सोज है, उसका स्टेप वाइज एंजाइमेटिक ऑक्सीडेशन होगा। तो इस प्रोसेस में नेट 2 एटीपी बनता है। ठीक है, तो आज हम लोग ये पाथवे देखने जा रहे हैं। ठीक है, तो याद रखो सबसे पहले क्या होगा, विल स्टार्ट विद ग्लूकोज। ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट विद ग्लूकोज। ठीक है, तो ग्लूकोज का मैं पायरेनोज फॉर्म बना दे रहा हूं। ये हम लोग बायोमोलिक्यूल में हम लोग इसको पढ़े थे। पायरेनोज फॉर्म साइक्लिक फॉर्म है ग्लूकोज का। ठीक है, और ये मैंने बना दिया अल्फा ग्लूकोपायरेनोज। ठीक है, सबसे पहले तो मैं इसके 6 कार्बन को पोजीशन दे देता हूं, मतलब उसकी पोजीशन का नाम लिख देता हूं। ठीक है, रेड कलर से। तो देखो ये फर्स्ट कार्बन है, ये सेकेंड कार्बन है, ये थर्ड कार्बन है, ये फोर्थ कार्बन है, ये फिफ्थ कार्बन है, और ये रिंग के बाहर कौन सा कार्बन है? सिक्स्थ कार्बन है। रिंग के बाहर कौन सा कार्बन है? सिक्स्थ कार्बन है। ठीक है, और ये पायरेनोस रिंग के अंदर कौन कौन से कार्बन है? 1 to 5। ठीक है, अगर आप नोटिस करो तो फर्स्ट कार्बन इसका एस टाइप है आरएस कन्फॉर्मेशन में, और फिफ्थ कार्बन इसका आर टाइप है आरएस कन्फॉर्मेशन में। ठीक है, तो जब फर्स्ट वाला और फिफ्थ वाला सेम कन्फॉर्मेशन के नहीं होते, आर और एस अलग अलग होते, तो आप केमिस्ट्री में पढ़ते हो, इसको बोलते हैं अल्फा ग्लूकोज। ठीक है, अल्फा ग्लूकोज में फिफ्थ कार्बन आर है और फर्स्ट कार्बन एस है। अगर मान लो फिफ्थ कार्बन भी आर है और फर्स्ट कार्बन भी आर टाइप होता एब्सोल्यूट कन्फॉर्मेशन में, तो इसको बीटा ग्लूकोज बोलते हैं। एनीवेज, ग्लाइकोलिसिस में जो ग्लूकोज स्टार्ट होता है वो होता है अल्फा डी ग्लूकोपायरेनोज। ठीक है, अल्फा डी ग्लूकोपायरेनोज। तो इसको हम लोग सॉफ्टली सिंपली क्या बोल सकते हैं? जस्ट ग्लूकोज बोल सकते हैं। ठीक है, एनीवेज, तो ये है ग्लूकोज। अब ग्लूकोज का 6 कार्बन ध्यान से देखो, क्योंकि यहां पे क्या लगने वाला है? फॉस्फेट लगने वाला है। तो सबसे फर्स्ट स्टेप में क्या होगा कि फॉस्फेट लगेगा। बेटा, फॉस्फेट का सोर्स क्या होगा? फॉस्फेट का सोर्स होगा एटीपी। ठीक है, तो फॉस्फेट का सोर्स क्या होने वाला है? फॉस्फेट का सोर्स होने वाला है एटीपी। ठीक है, तो एटीपी
से क्या बनेगा, एडीपी, और एक फॉस्फोरिल ट्रांसफर हो जाएगा ग्लूकोज पे। ठीक है, तो मैं इसको ग्लूकोज को ही क्या कर दे रहा हूं, क्लोन कर दे रहा हूं। ठीक है, ये हो गया अपना सेम वही ग्लूकोज, और ध्यान से देखो इस बार 6th पोजीशन पे क्या लग जाएगा ग्लूकोज में, फॉस्फोरिल लग जाएगा। ठीक है, फॉस्फोरिल, देखो CH2O ये पहले से है, और यहां पे क्या लग जाएगा, एटीपी से आया हुआ फॉस्फोरिल। ठीक है, एटीपी से आया हुआ फॉस्फोरिल। तो अब हम लोग इस स्टेप को क्या बोल सकते हैं, इस स्टेप को बोल सकते हैं फॉस्फोरिलेशन, फॉस्फोरिल ग्रुप का लग जाना वहां पे। ठीक है, अब मैं यहाँ पे एक बात और बता दूं कि जो PO4 होता है उसको बोलते हैं फॉस्फेट। बेटा ये जो PO4 वाला ग्रुप होता है इसको फॉस्फेट बोलते हैं, लेकिन अगर आप इसमें से एक ऑक्सीजन कम कर दो, इस वाले ग्रुप को फॉस्फोरिल बोलते हैं। तो एटीपी से फॉस्फेट नहीं लगता, एटीपी से फॉस्फोरिल लगता। देखो एटीपी ब्लू कलर का है, इसका फॉस्फोरिल यहाँ के लग गया, तो इसको हम लोग बोलते हैं फॉस्फोरिलेशन। ठीक है, फॉस्फोरिल का लगना। तो पहला स्टेप क्या है बेटा, फर्स्ट स्टेप क्या है, फर्स्ट स्टेप है फॉस्फोरिलेशन ऑफ ग्लूकोज। कल हम लोगों ने लिखा था फॉस्फोरिलेशन ऑफ ग्लूकोज, कौन से पोजीशन पे, 6th पोजीशन पे, यूजिंग फॉस्फोरिल फ्रॉम एटीपी बाय मैग्नीशियम डिपेंडेंट हेक्सोकाइनेज, मैग्नीशियम डिपेंडेंट हेक्सोकाइनेज। बेटा हेक्सोकाइनेज का एक आइसो एंजाइम और था, कल मैंने बताया था, ग्लूकोकाइनेज। ठीक है, इसी का एक आइसो एंजाइम था जो पिछले लेक्चर में देखा था, ग्लूकोकाइनेज। ठीक है, तो पहला स्टेप ग्लाइकोलिसिस का क्या है, देखो ग्लूकोज में 6th पोजीशन पे फॉस्फोरिल लग रहा है। कहां से आ रहा है फॉस्फोरिल, एटीपी से आ रहा है, एटीपी फॉस्फोरिल डोनर है। स्टेप को क्या बोल रहा है, फॉस्फोरिलेशन ऑफ ग्लूकोज एट 6th पोजीशन यूजिंग फॉस्फोरिल फ्रॉम एटीपी बाय एंजाइम मैग्नीशियम डिपेंडेंट हेक्सोकाइनेज। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, आइसोमेराइजेशन। नेक्स्ट स्टेप में ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से आइसोमेराइज होकर बनेगा फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। बेटा पहले तो ये लिख लो कि ये क्या है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। अब इससे आइसोमेराइज होके बनेगा फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। ठीक है, तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज आपस में आइसोमर होते हैं, तो ग्लूकोज की जगह मैं फ्रक्टोज का रिंग बना दे रहा हूं, तो ये जो रिंग है ये फ्रक्टोज का रिंग है। ठीक है, ठीक है, इसको हम लोगों ने बायोमोलिक्यूल में देखा था, ये फ्रक्टोज का रिंग है, इसको हम लोग बोलते हैं फ्रक्टोफ्यूरेनोज रिंग। ठीक है, फ्रक्टोफ्यूरेनोज रिंग, तो ये फ्रक्टोज है बेटा। अगर आप नोटिस करो तो फ्रक्टोज में फर्स्ट भी और 6th भी दोनों कार्बन रिंग के बाहर है, 1 2 3 4 5 6। ग्लूकोज में फर्स्ट कार्बन रिंग के अंदर है, फ्रक्टोज में फर्स्ट भी बाहर है, 6th भी बाहर है। ठीक है, एनीवेज यहां पे फ्रक्टोज नहीं बनेगा, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बनेगा, तो यहां पे वही मैं फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बना दे रहा हूं, तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से बन गया फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। ठीक है, तो ये क्या बन गया बेटा, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से बन गया फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। ये सेकंड स्टेप हो गया ना ग्लाइकोलिसिस का। देखो ये वाला फर्स्ट स्टेप है मतलब फॉस्फोरिलेशन ऑफ ग्लूकोज एट 6th पोजीशन, और ये वाला जो है ये सेकंड स्टेप हो गया। सेकंड स्टेप क्या है, आइसोमेराइजेशन ऑफ glucose 6 phosphate into fructose 6 phosphate, one hexose phosphate into another kind of hexose phosphate। तो ये क्या है बेटा, इसका नाम क्या है, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। ठीक है, कुछ नहीं है, आइसोमेराइजेशन है, यहां पे एंजाइम होता है फॉस्फोग्लूको आइसोमेरेज PGI। ठीक है, नेक्स्ट, तो पहला स्टेप phosphorylation of glucose at 6th position to produce glucose 6 phosphate using phosphoryl from ATP by magnesium dependent hexokinase। दूसरा स्टेप isomerization of glucose 6 phosphate into fructose 6 phosphate, दोनों हेक्सोस फॉस्फेट है। ठीक है, नेक्स्ट अब आएगा तीसरा स्टेप। बेटा थर्ड स्टेप में फिर से फॉस्फोराइलेशन होगा, इस बार फॉस्फोराइलेशन ग्लूकोज का नहीं होगा, इस बार फॉस्फोराइलेशन फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट का होगा। तो ये जो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट है इसका एक बार फिर से फॉस्फोरिलेशन होगा, लेकिन इस बार फॉस्फोरिलेशन फर्स्ट पोजीशन पे होगा।
6 पे तो फॉस्फेट ऑलरेडी है, देखो ना 6 पे तो फॉस्फेट ऑलरेडी है, ये वाला फॉस्फोरिल पहले से लग चुका है, ठीक है। एनीवेज, तो इस बार फिर से एटीपी यूज होगा। थर्ड स्टेप में भी हम लोगों ने सीखा कि एटीपी यूज होता है, तो इस बार भी एटीपी से क्या बन जाएगा, एडीपी, ठीक है। और यहाँ पे एंजाइम कौन सा होता है, याद करो बेटा, फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज, फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज, ठीक है। देखो 3 एंजाइम बहुत इंपॉर्टेंट है जो याद ही रखने हैं, हेक्सोकाइनेज, फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज और पाइरुवेट काइनेज। अगर 2 और याद कर सको तो और अच्छा है, वो कौन सा है, अल्डोलेज और ट्राइओस फॉस्फेट आइसोमेरेज। बाकी के 5 आप मत याद करो, लेकिन एटलीस्ट ये 5 आप याद कर लो, लेकिन 3 तो याद कर ही लो। पहला वाला कौन सा, हेक्सोकाइनेज, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बनाने वाला फॉस्फोग्लूको आइसोमेरेज, ठीक है, उसको आप भूल जाओ, लेकिन ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनाने वाला हेक्सोकाइनेज, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 1,6 फॉस्फेट बनाने वाला फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज, और फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट से पाइरुवेट बनाने वाला पाइरुवेट काइनेज। ये 3 मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताए थे। कोई बात नहीं, ये क्या है, पीएफके, ठीक है, पीएफके। और पिछले लेक्चर में बताया था, अगर नहीं देखा तो लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लेक्चर पिछले लेक्चर पे बहुत डिपेंड करता है, तो अगर नहीं देखा तो देखो कि फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज जो है वो एटीपी और सिट्रेट से इनहिबिट होता है और एएमपी से एक्टिवेट होता है, ठीक है। चलो कोई बात नहीं। अब देखो 6 पे ऑलरेडी फॉस्फेट है, इस बार फर्स्ट पे फॉस्फोरिलेशन होगा, तो इस बार मैं क्या करता, इस बार मैं और दिमाग लगा रहा, इस बार मैं क्या करता, इस पूरे को क्लोन कर लेता, ठीक है, और इधर ले आता, कम ऑन, ठीक है। तो अभी ये क्या है, अभी ये फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे एटीपी से एक और फॉस्फोरिल लग गया ना, तो मैं एटीपी का फॉस्फोरिल ब्लू से बना रहा हूं, क्योंकि एटीपी को ब्लू से बनाया, तो देखो यहाँ पे एक और फॉस्फोरिल लग गया, ठीक है। तो बेटा इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग अब बोलेंगे फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट। इसका नाम क्या हो गया, फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट। तो ये जो थर्ड स्टेप है इसमें भी एटीपी लगता है, ये भी फॉस्फोरिलेशन है, ठीक है। तो थर्ड स्टेप क्या है, फॉस्फोरिलेशन ऑफ फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, दिस टाइम एट फर्स्ट पोजीशन यूजिंग फॉस्फोरिल फ्रॉम एटीपी। यहां पे फॉस्फोरिल लग गया, नोटिस करो PO4 नहीं लगा, PO3 लगा, फॉस्फोरिल लगा, फॉस्फेट नहीं लगा। और इस बार भी एंजाइम क्या है, मैग्नीशियम डिपेंडेंट एंजाइम है, तो बाय मैग्नीशियम डिपेंडेंट PFK, phosphofructokinase, inhibited by ATP and citrate and activated by AMP and ADP, ठीक है। चलो कोई बात नहीं। नाउ फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट का क्या होता है, याद करो बेटा, याद करो क्या होता है, F16BP का हेक्सोज डाइफॉस्फेट का क्या होता है, इसका हाइड्रोलिसिस होता है या लिसिस होता है, इसका लिसिस होता है बेटा, वाटर मॉलिक्यूल नहीं यूज होता है इसमें, लिसिस होता है। तो वो भी मैं शो कर देता हूं बेटा। तो इसका इस बार क्या होगा, लिसिस होगा, एंजाइम कौन सा रहेगा, अल्डोलेस। तो यहां पे अल्डोलेस के प्रेजेंस में, ये फोर्थ स्टेप है बेटा, अल्डोलेस के प्रेजेंस में क्या होता है, हाइड्रोलिसिस या लिसिस, लिसिस। तो ये टूटेगा, एक बनाएगा अल्डिहाइड, एक बनेगा कीटोन, एक बनेगा कीटोट्रायोज, एक बनेगा अल्डोट्रायोज, ठीक है। तो ये जो मॉलिक्यूल है बेटा इसका लिसिस हो जाएगा, ये मॉलिक्यूल ब्रेक अपार्ट हो जाएगा, 2 पार्ट में टूट जाएगा, ठीक है। और वो मैं 2 पार्ट यहां बना देता आपके लिए। तो जो पहला वाला होगा वो 3 कार्बन का अल्डिहाइड होगा, देखो 3 कार्बन बन गए और अल्डिहाइड भी बनी गया, ठीक है, 3 कार्बन का अल्डिहाइड बन गया ना। नेक्स्ट, और साफ थोड़ा बना देता, ठीक है, 3 कार्बन का अल्डिहाइड बन गया। और दूसरा वाला जो बनता है वो 3 कार्बन का कीटोन होता है, तो 3 कार्बन का कीटोन भी बना देंगे, जब अल्डिहाइड बना दिया तो कीटोन भी बना देंगे, ठीक है। ऑब्वियसली कीटोन होगा तो बीच में O होगा, क्योंकि दोनों तरफ R होना चाहिए, दोनों तरफ कार्बन होना चाहिए। नेक्स्ट, ये फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट के लिसिस से एक बनता है 3-फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड और एक बनता है डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। तो ये जो ग्लिसरल्डिहाइड है इसमें थर्ड पोजीशन पे फॉस्फेट होता है, फॉस्फेट को मैं P से बस बना दे रहा हूं, पूरा
पूरा पी का पांचों बॉन्ड बनाना जरूरी नहीं है, मैं बस पी को सर्कल में बना दे रहा हूं, इसका मतलब फॉस्फेट। ठीक है, नेक्स्ट, और बाकी चीज मैं यहाँ पे फुलफिल कर दे रहा हूं, HOH। तो ये क्या हो गया बेटा, ये हो गया ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। इसी को हम लोग फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड भी बोल रहे थे, PgAl भी बोल रहे थे, G3P भी बोल रहे थे। लेट अस एक बार में एक ही नाम लिखते हैं, G3P, इसी को PgAl भी बोल रहे थे। ठीक है, नेक्स्ट, ये डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट है, तो डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन का फॉस्फेट है बेटा, पी लगाना है। तो देखो ये 6 कार्बन 2 फॉस्फेट का मॉलिक्यूल है, 6 कार्बन 2 फॉस्फेट का मॉलिक्यूल है, और ये दोनों 3 कार्बन 1 फॉस्फेट के मॉलिक्यूल है। ठीक है, सो 6 कार्बन 2 फॉस्फेट के मॉलिक्यूल के लिसिस से 3 कार्बन 1 फॉस्फेट के 2 मॉलिक्यूल बनेंगे, एक अल्डिहाइड होगा, दूसरा कीटोन होगा। इस वाले को बोलते हैं बेटा डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। और ये जो डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट है, इसको शॉर्ट में लिख सकते हैं DHAP, DHAP शॉर्ट में क्या लिख सकते हैं, DHAP। अब नोटिस करना कि ये दोनों भी आपस में क्या है, आइसोमर है। मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि DHAP से ग्लिसरॉल बनता है, मतलब लिपिड बनता है, और PgAl से, G3P से, ग्लिसरल्डिहाइड वाले से, अल्डिहाइड वाले से क्या बनता है, पायरुविक एसिड बनता है। तो ग्लाइकोलिसिस में लिपिड तो नहीं बनाना है, ग्लिसरॉल तो नहीं बनाना है, ग्लाइकोलिसिस में क्या बनाना है, पायरुवेट। तो ये जो अल्डिहाइड वाला है ये इंपॉर्टेंट हो गया उसके लिए। ये कौन सा है बेटा, अल्डिहाइड है, देखो ना CHO को अल्डिहाइड बोलते हैं ना, और ये क्या है, डाइहाइड्रोक्सीस्टोन क्या है, ये कीटोन है। तो याद रखो, अगर ग्लाइकोलिसिस करना है तो डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट से भी अल्डिहाइड बनना पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए कौन सा स्टेप है, इसलिए 5th वाला स्टेप है, लेकिन उसके पहले मैं नंबरिंग कर दे रहा हूं, नंबरिंग करना बहुत जरूरी है। देखो ये फर्स्ट कार्बन, ये सेकंड कार्बन, ये थर्ड कार्बन, इसीलिए क्या बोल रहे हैं, ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, थर्ड पोजीशन पे फॉस्फेट। ठीक है, चलो ये वाला तो डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट है। अब जो 5th स्टेप होता है उसमें आइसोमराइजेशन होता है, ये दोनों आपस में आइसोमर है, देखो ना सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, इधर उधर एटम दोनों सबका सेम है, इन दोनों का एम्पिरिकल फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। ठीक है, तो इससे ये बन जाता है, ये कौन सा स्टेप होता है, 5th स्टेप, क्या बोलते हैं, आइसोमेराइजेशन। एंजाइम कौन सा, ट्राइओस फॉस्फेट आइसोमेरेज। ठीक है, तो एक फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट से एक DHAP बना, एक G3P बना, लेकिन DHAP भी किस में कन्वर्ट हो गया, G3P में। तो इस तरह से कितने G3P बन गए, 2 बन गए बेटा। ठीक है, कितने G3P बन गए, 2 बन गए। अगर बिगर पिक्चर देखो आप, अगर शुरुआत से पिक्चर याद करो आप, तो शुरुआत से तो बहुत कुछ हो रहा है। शुरुआत कहां से हुई थी, ग्लूकोज से हुई थी, ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ATP लगा, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, आइसोमेराइजेशन है, कुछ नहीं लगा, कुछ नहीं बना। नेक्स्ट, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, और फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से फिर से फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट। इसमें क्या लगा, इसमें ATP लगा, क्योंकि फॉस्फोरिल लगा कौन से पोजीशन पे, फर्स्ट पोजीशन ऑफ फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट टू प्रोड्यूस फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट। तो सो फार एक ग्लूकोज से एक फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट बना है और 2 ATP लग गए, 2 फॉस्फोरिल लग गए। ठीक है, नेक्स्ट अब क्या हुआ, फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट का लिसिस हुआ, तो एक बना अल्डिहाइड, एक बना कीटोन। अल्डिहाइड और कीटोन ये दोनों क्रूशल हैं। अल्डिहाइड और कीटोन आपस में आइसोमर भी हैं, इन दोनों को हम लोग बोलते हैं ट्राइओस फॉस्फेट। ये दोनों 3 कार्बन की शुगर है, ये कीटो ट्राइओस है, वो अल्डो ट्राइओस है। ठीक है, तो इन दोनों को मिला करके एक कॉमन नाम भी दिया जाता है ग्लाइकोलिसिस में, इन दोनों को मिला करके हम लोग बोलते हैं ट्राइओस फॉस्फेट्स, क्योंकि ये 3 कार्बन के शुगर के फॉस्फेट डेरिवेटिव है, सो वी आल्सो कॉल देम ट्राइओस फॉस्फेट्स। ठीक है, हो गया। नेक्स्ट 5th स्टेप में ये जो शुगर है, इससे ये वाली शुगर का फॉस्फेट बन जाता है। क्यों, क्योंकि ये लिपिड बनाती है और ये पायरुवेट बनाता है। ग्लाइकोलिसिस में लिपिड नहीं बनाना, ग्लाइकोलिसिस में पायरुवेट बनाना है, तो उसके लिए ये जो बना ये भी इसमें कन्वर्ट हो जाएगा आइसोमेराइज करके। तो याद रखो, इस तरह से एक ग्लूकोज से कितने ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट मिल गए बेटा, एक ग्लूकोज से पूरे के पूरे 2 मिल गए ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। तो
इसको आप शुरू करते हैं, जो ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट है वहां से आप शुरू करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। मैं यहाँ पे इसको फिशर फॉर्म में बना दे रहा हूं, ठीक है, CH2O, ठीक है। ये मैंने पूरा पूरा बना दिया बिना कंजूसी के, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। और ये रही धड़ाधड़ नंबरिंग 1 2 3, ठीक है बेटा। अब देखो फर्स्ट पोजीशन पे इसके हाइड्रोजन है, ये निकलना है, और हाइड्रोजन निकलेगा तो कोई हाइड्रोजन एक्सेप्टर भी चाहिए, ठीक है। तो हाइड्रोजन एक्सेप्टर इसमें कौन होता है? NAD। हाइड्रोजन एक्सेप्टर इसमें होता है बेटा NAD। तो इस रिएक्शन में ये वाला जो हाइड्रोजन है ना, ये वाला हाइड्रोजन ये निकलेगा, और इसको रिसीव कौन करेगा? NAD। और आप जानते हो NAD रिसीव करके क्या बन जाता है? NAD प्लस अगर हाइड्रोजन ले ले तो क्या बन जाएगा? NADH H प्लस, ठीक है ना। और जिसने हाइड्रोजन निकाला G3P से, बेटा ये जो सबस्ट्रेट है इसका नाम क्या है? G3P, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट है ना, ये ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट है ना। G3P से जिसने हाइड्रोजन निकाला उस एंजाइम को क्या बोलेंगे? ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज, ठीक है। अब यहां पे अगर हाइड्रोजन निकल गई तो यहां पे कार्बन की वैलेंसी खाली हो गई ना, तो उसको यहां बना देते हैं। अगर यहां हाइड्रोजन निकल गई तो वो कार्बन की वैलेंसी खाली हो गई ना, तो आखिर वो कार्बन की वैलेंसी कैसे फुलफिल होगी? तो कार्बन की वैलेंसी फुलफिल करने के लिए मीडियम से याद रखो फॉस्फोरिल नहीं आता है, फॉस्फेट आता है। क्या आता है? फॉस्फेट आता है। मीडियम से ऐसे फॉस्फेट आएगा। बेटा फॉस्फेट हम लोग बोलते हैं इनऑर्गेनिक फॉस्फेट आएगा, ठीक है। इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में याद रखो कितने ऑक्सीजन रहते हैं? 4 ऑक्सीजन एटम रहते हैं, 4 ऑक्सीजन एटम रहते हैं। फॉस्फोरिल में 3 थे और फॉस्फेट में 4 ऑक्सीजन एटम रहते हैं। फॉस्फोरिल ATP से आता है और फॉस्फेट ऐसे ही आता है मीडियम से, ठीक है। और यहां पे लग जाएगा, तो देखो ये 4 ऑक्सीजन के साथ लगा है, ठीक है। पहले फॉस्फोरिल लग रहा था तो 3 ऑक्सीजन के साथ लग रहा था, ठीक है। तो अब ये क्या बन गया? अब अगर नोटिस करो तो पहले ये क्या था? अल्डिहाइड था, लेकिन अभी ये अल्डिहाइड नहीं है। अगर देखो तो अभी ये जो पार्ट है ये अल्डिहाइड नहीं है, ये तो एसिड है ना, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसका नाम क्या है? इसका नाम है 1 पे भी एसिड, 3 पे भी एसिड। इसका नाम है 1,3 बिस, दोनों पे फॉस्फेट है ना, एसिड नहीं है फॉस्फेट तो है ना। 1,3 बिस फॉस्फो, दो जगह फॉस्फो, और ये एसिड ग्लिसरिक एसिड या फिर ग्लिसरेट, तो इसका नाम हो गया 1,3 बिस PGA। अब देखो बेटा लगा है फॉस्फेट लेकिन निकलेगा फॉस्फोरिल, लगा है फॉस्फेट लेकिन निकलेगा फॉस्फोरिल, ये वाला पार्ट निकलेगा। लगा क्या है? PO4 लेकिन निकलेगा क्या? फॉस्फोरिल। बेटा गेस कर सकते हो फॉस्फोरिल किसको जाएगा? फॉस्फोरिल 7th स्टेप में। बाय द वे ये जो स्टेप है ये तो 6th स्टेप है ना, ये वाला जो स्टेप है ये तो 6th स्टेप है, ये तो 6th स्टेप है। 7th स्टेप में ये किसको जाएगा? फॉस्फोरिल, ये PO3, ये किसको जाएगा? ADP को जाएगा, और ADP से क्या बन जाएगा? ATP बन जाएगा। और याद रखो कि ये 2 बना था, ये जो अल्डिहाइड है ये 2 बना था, तो यहाँ पे NADH भी कितने बनेंगे? 2। फॉस्फेट भी कितने लगेंगे? 2। बिस PGA भी कितने बनेंगे? 2। और ATP भी कितने बनेंगे? इनएडवर्टेंटली 2, ठीक है। ये निकल गया, तो ये रिमेनिंग पार्ट ये वाले ऑक्सीजन के साथ यहाँ पे पाया जाएगा, तो मैं ड्रॉ कर देता हूं, ठीक है। बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। अच्छा होगा मैं इधर से इसको क्लोन ही कर लूं, ठीक है। देख रहे हो बेटा, बस फर्क ये है कि यहाँ पे क्या होगा? H नहीं होगा, ये वाला O होगा, ठीक है। तो ये O हो गया, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? ये एसिड है,
ग्लिसरिक एसिड है, लेकिन इस पे 3 पे फॉस्फो है, इसमें 1 और 3 दोनों पे फॉस्फो था, लेकिन इसमें सिर्फ 3 पे फॉस्फो है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, 3 फॉस्फो ग्लिसरिक एसिड, 3 PGA। बेटा ये केल्विन साइकिल का भी बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। C3 साइकिल जो फोटोसिंथेसिस में पढ़ते हैं उसमें भी ये बनता है फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ C3 साइकिल RuBP के कार्बोक्सिलेशन से। तो ये एक इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, ये हम लोग पढ़ेंगे केल्विन साइकिल फोटोसिंथेसिस में भी। तो ये केल्विन साइकिल में भी बनता है और ये रेस्पिरेशन में भी बनता है, ठीक है। इसको बोलते हैं 3 PGA। नाउ ये जो 3 PGA है, ठीक है, अब इसका आइसोमराइजेशन होगा तो बनेगा 2 PGA। तो ये तो 7th स्टेप में एटीपी बन गया, ये फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज एंजाइम के प्रेजेंस में, ठीक है। ये 7th स्टेप हो गया, ठीक है। अब आएगा 8th स्टेप। 8th स्टेप क्या है, इसका आइसोमराइजेशन है। तो जो 3 PGA है उससे बनेगा 2 PGA। देखो बेटा 3 PGA से क्या बन जाएगा, 2 PGA। उसके लिए अपने को क्या करना है, कुछ नहीं करना है, क्लोन करना है, ठीक है। तो ये 3 PGA है, इससे मेरे को अगर 2 PGA बनाना हो तो क्या कर सकता हूं मैं, OH को इधर ले जा सकता हूं, ठीक है, और फॉस्फेट को इधर ला सकता हूं, ठीक है, ठीक है, फॉस्फेट को इधर ला सकता हूं, ये पूरा फॉस्फेट इधर ला सकता हूं, आ गया। देख रहे हो कितनी आसान हो गई जिंदगी, और OH यहाँ आ गया। अब इसको आप क्या बोलोगे, 3 PGA या 2 PGA? इसको हम लोग बोलेंगे 2 PGA, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 3 पे फॉस्फोरस था, 3 पे फॉस्फेट था, लेकिन यहाँ पे कहाँ पे फॉस्फेट है, 2 पे फॉस्फेट है, तो इसको क्या बोलेंगे, 2 PGA। इस वाले का नाम क्या हो गया बेटा, 2 PGA, ठीक है। यहाँ पे एंजाइम है, आइसोमेरेज है, इसको बोलते हैं फॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेस, ठीक है। चलो अब ये वाला हो गया 8th स्टेप। कौन सा स्टेप, 8th स्टेप। 9th स्टेप अगर याद होगा, 8th स्टेप तो आइसोमराइजेशन है, 9th स्टेप अगर याद हो तो 9th स्टेप डिहाइड्रेशन था, उसमें वाटर का मॉलिक्यूल निकलता था। तो उसको शो करने के लिए मैं इस मॉलिक्यूल में थोड़ा सा रीअरेंजमेंट कर देता हूँ, ठीक है। देखो इस OH को मैं इधर बना देता हूँ, लेफ्ट साइड में बना देता हूँ तो दिख जाएगा। तो ये वाला OH मैं इधर बना दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नाउ अभी यहाँ पे क्या होगा, इसका डिहाइड्रेशन कर देता हूँ, ठीक है। तो आप देखो ये H और ये OH निकल जाएगा, और वाटर निकलने से यहाँ पे क्या बन जाएगी, डबल बॉन्ड। C2 और C3 के बीच में क्या बन जाएगी, सेकेंड और थर्ड कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बन जाएगी। तो यहाँ पे डिहाइड्रेशन होगा और डबल बॉन्ड बन जाएगी, ठीक है। तो 2 PGA से वाटर निकला, ठीक है। ऑब्वियसली 2 वाटर का मॉलिक्यूल निकलेगा क्योंकि ये सब कुछ 2 बार हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पे 2 वाटर मॉलिक्यूल को निकालने वाला एंजाइम कौन है, इनोलेज, ठीक है। एक बार में एक निकलेगा, 2 बार में 2 वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा, और यहाँ पे क्या बन जाएगी, डबल बॉन्ड बन जाएगी, ठीक है। सो डबल बॉन्ड बन गई, डबल बॉन्ड किसके बीच में, C2 और C3 के बीच में, ठीक है, C2 और C3 के बीच में, ठीक है। देख पा रहे हो C2 और C3 के बीच में क्या बन चुकी है, डबल बॉन्ड, 1 2 3, ठीक है। इस मॉलिक्यूल को हम लोग बोलते हैं 2 फॉस्फो इनॉल। ये इनॉल फॉर्म है किसका, पायरुविक एसिड का, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं 2 फॉस्फो एनॉल पायरुवेट, 2 फॉस्फो एनॉल पायरुवेट, या फिर इसी को बोलते हैं 2 PEP, या इसी को कभी कभी पेपा बोलते हैं, फॉस्फोइनॉल पायरुविक एसिड पूरा पूरा। अगर आप कंजुगेट बेस ना लिख के इसके H के साथ लिखो तो 2 फॉस्फोइनॉल पायरुविक एसिड। नाउ लास्ट वाला जो आएगा बेटा उसमें क्या होता है, लास्ट स्टेप में क्या होता है कि 2 फॉस्फोइनॉल पायरुविक एसिड से 10th स्टेप में बनता है पायरुविक एसिड, ठीक है। और ये वाला फॉस्फेट है, ये रिलीज हो जाता है, आई मीन टू से फॉस्फोरिल रिलीज हो जाता है। तो ये फॉस्फोरिल जब निकलेगा तो क्या आप बता सकते हो मुझे कि फॉस्फोरिल कहाँ जाएगा, फॉस्फोरिल कहाँ जाएगा, फॉस्फोरिल
एटीपी को जाए एडीपी को जाएगा और क्या बन जाएगा, एटीपी बन जाएगा। ठीक है, तो एडीपी से क्या बन जाएगा, एटीपी बन जाएगा। ऑब्वियसली दो एडीपी से दो एटीपी बनेगा क्योंकि ये 2 बार होगा। ठीक है, और यहाँ पे एंजाइम कौन सा होता है बेटा, पायरुवेट काइनेज। ये 10th स्टेप है ग्लाइकोलिसिस का, इसमें एंजाइम कौन सा होता, पायरुवेट काइनेज। ठीक है, पायरुवेट काइनेज फॉस्फोरिल को ट्रांसफर करेगा 2-फॉस्फोइनॉल पायरुवेट से एडीपी पे, ताकि क्या बन जाए, एटीपी, और 2-फॉस्फोइनॉल पायरुवेट से क्या बन जाएगा, पायरुविक एसिड। ठीक है, तो मैं यहाँ पे पायरुविक एसिड बना दे रहा हूं, ये अल्फा कीटो एसिड है, मतलब एक कीटो एसिड है। तो ये देखो CO O माइनस CO CH3, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पायरुविक एसिड। इसका नाम क्या है, पायरुविक एसिड। अगर आप ध्यान से देखो तो ये कुछ नहीं है, ये 3 कार्बन का एसिड है, प्रोपेनोइक एसिड है, और सेकंड पे ऑक्सो है, 2-ऑक्सो प्रोपेनोइक एसिड बोल सकते हो। ये एक तरह का अल्फा कीटो एसिड है, अल्फा कीटो एसिड। ठीक है, इसको आप बोल सकते हो 2-ऑक्सो प्रोपेनोएट, 2-ऑक्सो प्रोपेनोएट। ठीक है, तो ग्लाइकोलिसिस में इन्वेस्टमेंट जो फेज था उसमें एक ग्लूकोज से बना था फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट का एक मॉलिक्यूल, और उसमें 2 एटीपी लग गए थे। और याद रखो उसके बाद क्या चालू हो गया, लिसिस वगैरह चालू हो गया, और फिर हम लोगों ने यहाँ पे फ्रेशली बनाया ग्लिसरल्डिहाइड से शुरू किया। वहां से मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, ठीक है, प्लीज वॉच आउट, बहुत इंपॉर्टेंट है। कल हम लोगों ने ये सारी चीजें स्टेप वाइज नेम वाइज लिखी थी, आज हम लोग इसको फॉर्मूला वाइज देख रहे हैं। तो ये है ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट, जो फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट से 2 मॉलिक्यूल बनता है, 4th और 5th स्टेप मिला करके। तो ये अल्डिहाइड है, और अल्डिहाइड से क्या बन रहा है, एसिड बन रहा है बेटा। उसके लिए यहाँ पे हाइड्रोजन निकल रही है, हाइड्रोजन निकल रही है तो कौन ले रहा है, NAD+, और क्या बन जा रहा है, NADH, रिड्यूस NAD बोलते हैं। एंजाइम कौन सा, G3P डिहाइड्रोजनेज, G3P से हाइड्रोजन निकालने वाला। नेक्स्ट, यहाँ पे हाइड्रोजन निकली तो वैलेंसी खाली हुई ना कार्बन की, क्या लगेगा वहां पे, फॉस्फेट लगेगा, फॉस्फोरिल नहीं लगेगा, फॉस्फेट लगेगा, मतलब 4 ऑक्सीजन वाला लगेगा। 3 ऑक्सीजन वाला फॉस्फोरिल होता है, 4 ऑक्सीजन वाला फॉस्फेट होता है, तो फॉस्फेट लगेगा, और फॉस्फेट लगने की वजह से CHO वाला पार्ट COO हो जाएगा, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं 1,3 बिसफॉस्फो ग्लिसरिक एसिड। ये क्या था, ग्लिसरल्डिहाइड, और ये क्या है, ग्लिसरिक एसिड। ठीक है, नेक्स्ट, अभी ये हो गया 6th स्टेप, नाउ आएगा 7th स्टेप। 7th स्टेप में क्या होगा कि जो फर्स्ट पोजीशन पे जो फॉस्फेट लगा था वो निकल जाएगा, फॉस्फोरिल निकलेगा और एडीपी को जाएगा, और क्या बन जाएगा, एटीपी। जब कभी भी ऐसा होता है एडीपी से एटीपी बनता है मेटाबॉलिक रिएक्शन में, तो इसको बोलते हैं सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। ठीक है, तो फर्स्ट पोजीशन पे लगा हुआ फॉस्फोरिल निकल के एडीपी को गया, और यहाँ पे क्या बन गया, 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। बेटा 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट से 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बन गया। नेक्स्ट, 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड का आइसोमेराइजेशन होगा, तो फॉस्फेट 3 से कहां पे आ जाएगा, 2 पे आ जाएगा, क्या बोलेंगे हम लोग, 2-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। 8th स्टेप इज आइसोमेराइजेशन, वेरी वेरी सिंपल। नाउ अभी यहाँ पे एलिमिनेशन होगा वाटर मॉलिक्यूल का, विसिनल पोजीशन पे हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड का एलिमिनेशन होगा। इनोलेस एक तरह का डिहाइड्रेशन है, याद रखो इसमें वाटर मॉलिक्यूल निकलते हैं, तो ये क्या है, एक तरह का डिहाइड्रेशन है। डिहाइड्रेशन ऑफ 2-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड प्रोड्यूसेस फॉस्फोएनॉल पायरुविक एसिड। देख रहे हो, H और OH निकल रहा है तो डबल बॉन्ड बन रही, पाई बॉन्ड बन गई C2 और C3 के बीच में। नेक्स्ट, अब क्या होगा कि ये जो 2-फॉस्फोएनॉल पायरुविक एसिड है, इससे फॉस्फोरिल ट्रांसफर होगा, कहां ट्रांसफर होगा, एडीपी को, तो एडीपी क्या बन जाएगा, एटीपी, और ये जो हाइड्रोजन इधर आएगा और यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगी। ठीक है, तो ये कीटो फॉर्म में आ जाएगा, इनॉल फॉर्म से, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पायरुविक एसिड। ये कीटो एसिड है, और फॉस्फोएनॉल पायरुवेट, ये फॉस्फोएनॉल फॉर्म है पायरुविक एसिड का। नेक्स्ट, इस प्रोसेस में भी 10th स्टेप में भी एटीपी बनता है, एडीपी से सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन ये भी है, तो 10th स्टेप भी क्या है बेटा, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। ठीक है, तो पायरुविक एसिड के बारे में याद रखो कि एक नहीं बनेगा, 2 बनेगा, क्योंकि सब कुछ 2-2 हो रहा है, यहाँ पे 2 एटीपी बना है। पायरुविक एसिड एक अल्फा कीटो एसिड है,
ठीक है, ये कार्बोक्सिलेट कार्बन, ये अल्फा कार्बन, ये बीटा कार्बन। अल्फा पोजीशन पे कीटो है, इसको आप 1 2 3 भी लिख सकते हो। सो ये 2 ऑक्सो, सेकंड पे ऑक्सो प्रोपेनोएट है। प्रोपेनोइक एसिड का कंजुगेट बेस मैंने यहाँ बनाया है। पायरुविक एसिड इज नथिंग बट प्रोपेनोइक एसिड। ठीक है, तो वही बात जो हम लोगों ने शुरू में देखी, वो ये देखी कि ग्लाइकोलिसिस स्टेप वाइज ऑक्सीडेशन है। एक ग्लूकोज से 2 पायरुविक एसिड बनते हैं। वी स्टार्टेड विथ 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज, इसके एक मॉलिक्यूल से इसका 2 मॉलिक्यूल बनाया और 10 स्टेप में बनाया। मोस्ट ऑफ द स्टेप वेर ऑक्सीडेटिव। ठीक है, आप देखो बहुत सारे ट्रांसफर ऑफ ग्रुप्स के स्टेप थे, जैसे स्पेशली फर्स्ट, थर्ड, ठीक है, और 7th और 10th, ये स्टेप में फॉस्फोरिल ग्रुप ट्रांसफर हो रहा है। 6th स्टेप में फॉस्फेट ग्रुप ऐड हो रहा है, और तो और NADH भी बन रहा है। तो जो की स्टेप है ये बहुत सारे स्टेप आइसोमेराइजेशन थे, जैसे ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, वो एक आइसोमेराइजेशन था। 3PGA से 2PGA, वो एक आइसोमेराइजेशन था। और अगर आप याद हो तो ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट से डायहाइड्रोक्सिस्टोन फॉस्फेट, वो भी, या दोनों के बीच में आइसोमेराइजेशन था। 2 इंपॉर्टेंट स्टेप हैं जिसमें ATP बनता है, 7th और 10th। एक इंपॉर्टेंट स्टेप है जिसमें NADH बनता है, वो कौन सा स्टेप है? वो 6th स्टेप है। एक स्टेप है जिसमें वाटर मॉलिक्यूल निकलता है डिहाइड्रेशन का, वो इनोलेज वाला स्टेप है, जिसमें 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड से 2 फॉस्फोएनॉल पायरुवेट बनता है। तो आज हम लोगों ने ऑब्जेक्टिवली, स्ट्रक्चरली, मॉलिक्यूलर डिटेल्स के साथ EMP मॉडल देखा ग्लाइकोलिसिस का। इसका कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है NCERT के पैराग्राफ को समझने के लिए। आई होप दिस लेक्चर वाज हेल्पफुल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।